1970 में मान सिंह की डेथ है, अगला राजा कौन घोषित किया जाता है? भवानी सिंह। अब भवानी सिंह को एक साथ दो ऑर्डर मिलते हैं। एक ऑर्डर यह है कि आपके प्रिव्यू पर समाप्त किए जाते हैं, एक ऑर्डर यह है कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, हमें बांग्लादेश बनाना है, इसलिए आपको जैसलमेर जाके लड़ना है। उस समय इंदिरा गांधी पे दो दबाव आए, एक तो इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी ने कहा हमारे इतने ऑनरेबल ऑफिसर को तुम जेल में कैसे डाल सकते हो, तो इसको बाहर निकालो वरना इंडियन आर्मी रिवोल्ट पे आ जाएगी। तो सरकार को डर लगा कि यार आर्मी ऐसी धमकियां कभी नहीं देती, आर्मी धमकियां दे रही है इसका मतलब लफड़ा है कुछ ना कुछ। एक फोन लंदन से आता है, लंदन से एक बंदा फोन करके इनको भारत सरकार को कहता है कि मैंने मिला है इन राजाओं को, मैंने कहा था इन राजाओं को कि तुम इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ और तुम्हें इंडिया में और कुछ मिले ना मिले इज्जत पक्की मिलेगी, और तुम एक राजा को ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो, जेल में कैसे डाल सकते हो। तो बाद में भवानी सिंह बाहर निकाला गया। लंदन से वो बंदा जो फोन कर रहा था उसका नाम जग्गी ने इधर मैसेज भेजा प्रधानमंत्री के पास, साउथ ब्लॉक दिल्ली का एक मीटिंग चल रही है, मैडम इंदिरा गांधी बैठे हैं, इधर बाबू जगजीवन राम देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं, बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। इंदिरा गांधी कभी हंसते नहीं थे, बहुत यूं वैसे ही खड़ूस टाइप के रहते, और शायद महिला नेता जितनी भी होती है वो सारी ऐसी होती है। इसका कारण है, इसका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी मैंने बताया था कि पहले तो के कामराज ने बना दी थी, उसको बिठा दी, लेकिन 67 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई। इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आ गई, इधर राष्ट्रपति भी इंदिरा गांधी ने अपने तरीके का बना लिया। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगी। सब खाते में कितने रुपए दूंगी? यह डायलॉग इंदिरा गांधी का, मोदी जी का तो कॉपी किया हुआ है, भाई ने तो कॉपी मारा था उधर से कि मित्रों सबको कितने रुपए दूंगा। तो अपने को हमेशा लगता है कि 15 लाख तो अपने सेव पड़े। मोदी जी का कहा जबान दिया आदमी ने, आज नहीं तो कल अपने खातों में आए। कितने? तो आप गरीब नहीं हो, आपके पास ऑलरेडी कितने रुपए पड़े हैं, वो तो खाते में है, आप आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, दे ही देंगे। प्रधानमंत्री खा के थोड़ी भागेगा पैसे, है ना। ये बात पहले किसने कही थी? इंदिरा गांधी। तो लोगों ने कहा मैडम पैसे आएंगे कहां से? मैडम ने कहा कि चिंता मत करो, पैसे वालों के छीन छीन के मैं गरीबों को दे दूंगी। और मैडम ने एक दिन एक ऑर्डर जारी किया कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 14 बड़े बैंकों का क्या किया जाता है? नेशनलाइजेशन किया जाता है। मतलब समझे इसका? इसका मतलब यह था कि पीएनबी के मालिक को बुलाया इंदिरा गांधी ने कि पीएनबी के मालिक शाम को घर आया, उसको कहा ये 200 करोड़ का चेक पकड़, रवाना हो, बैंक हमारी है। उसने कहा मैडम पर बैंक में मेरे 500 करोड़ रुपए के, थप्पड़ मारेंगे, है 500 करोड़, भाग यहां से। प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया। प्राइवेट बैंकों को क्या बना दिया? और इंदिरा गांधी ने कहा ये लो मित्रों अब तुम्हारा धन है, ये सरकार का धन तुम्हारा है, तुम्हारे खाते में तुम खर्च कर दोगे, मैं ही रख लेती हूँ, पर बैंक में पड़ा, सरकार के पास पड़ा, तुम्हारा है, जनता का है, मैं खुद तो लेके नहीं जाऊंगी, जनता का पैसा। पहले ये पीएनबी वाला खा रहा था मालिक, अब तुम्हारा है। लोगों ने कहा यस 15 लाख तो सेव पड़े हैं उधर, अपने एफडी कर दी हमने उसकी। इंदिरा गांधी ने कहा और पता लगाओ और किस किस के पास रुपए हैं, और कहा साहब राजाओं को मिलती है पेंशन। क्या मिलती है? और इंदिरा गांधी ने एक संविधान संशोधन किया, 26वां संविधान संशोधन 1971। कौन सा किया? और इंदिरा गांधी ने कहा प्रीव्यू पर समाप्त, राजाओं को किसी भी प्रकार के प्रीव्यू वर्ष मिलेंगे नहीं। तो कौन से? पर जब प्रीव्यू वर्ष बंद किए ना तो राजाओं ने कहा यह गलत है। जब वल्लभ भाई पटेल ने हमसे साइन करवाए थे तब वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूं ये प्रॉमिस हमेशा निभाए जाएंगे, और 2 प्रॉमिस किए थे, एक तो तुम्हें राज प्रमुख के पद मिलेंगे, एक तुम्हें क्या मिलेगी? पेंशन। चलो पद तो हम ही समझ गए, इस पद का कोई मतलब तो था नहीं, डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री का रोल होता, राज्यपाल राज प्रमुख का कोई भी रोल, तो इसलिए हमने छोड़ भी दिए। पर ये पेंशन कैसे ले सकते हो आप? और ये पेंशन आपने हमें इसलिए दी थी क्योंकि हमने आपको हमारी संपत्ति दी थी। हमने एसएमएस का स्टेडियम आपको दे दिया, एसएमएस का हॉस्पिटल आपको दे दिया, और हमने जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अपने पुराने जो भी हॉस्पिटल्स बने हुए वो सारे राजाओं के टाइम के, तो राजाओं ने बनाए थे। राजाओं ने कहा भाई हमने आपको बिल्डिंग दी थी, वरना उस टाइम हम बिल्डिंग अपने नाम करवा जाते, हम आपको नहीं देते, और ये आपने गलत किया। इंदिरा गांधी ने कहा कर दिया तो कर दिया, जो तुम्हें करना वो कर लो। तो राजाओं ने सरकार के खिलाफ मुकदमे कर दिए, कोर्ट में चले गए राजा, और कहा कि सरकार हमारी संपत्ति खा गई। इसलिए खूब सारे राजा सरकार से अपनी संपत्तियां वापस जीत गए। इसलिए 4-5 साल पहले जोधपुर के राजा ने हाईकोर्ट की बिल्डिंग राजस्थान सरकार से वापस ले ली, कहा जिसमें हाईकोर्ट चलता नहीं, बिल्डिंग मेरी है, मैंने इसलिए दी थी कि साहब ये था, आपने ये बंद किया, मुझे हाईकोर्ट की बिल्डिंग वापस दो। राजा केस जीत गया, इसलिए आजकल राजस्थान सरकार अपना नया हाईकोर्ट बना रही है। राजा ने कहा ये बिल्डिंग मुझे वापस चाहिए, तुम क्या करोगे? कहा मैं भले ही इसमें गोरों को बिठा के चाय पिलाऊंगा, लेकिन ये बिल्डिंग तुम्हें दो।
अलवर में जो अदालत वाली जमीन थी वो राजा ने जीत ली, वहां से अदालत खाली होगी। ऐसे कई जगह इनके मुकदमे हुए। बाद में भारत सरकार के राजाओं के बीच में लोचे होने शुरू हो गए थे, लफड़े होने शुरू हो गए थे। बाद में भारत सरकार ने फिर इनको राजी करने की कोशिश की और इनको वापस कईयों को राजदूत बनाया था, कईयों को राजदूत बनाया, कईयों को राज्यपाल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में भारत सरकार के बीच में इनके बीच में कहीं ना कहीं पंगा हो ही गया था। मैं जब ये दोनों चीज देखता हूं ना, राज प्रमुख और ये आपके प्रिवी पर्स, तो मुझे एक राजा बड़ा जोरदार याद आता है। जयपुर में राजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह के बेटे थे भवानी सिंह। क्या नाम था? सवाई मान सिंह बेटे कौन है? भवानी सिंह राजकुमार है, सवाई मान सिंह का बेटा है। भवानी सिंह जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया तब देश में राजतंत्र था। उसके पिता जयपुर नाम के एक देश के राजा थे। उस जयपुर नाम के देश के इंग्लैंड नाम के देश के साथ संधि थी। जब भवानी सिंह वहां से वापस लौट के आए इंग्लैंड से, तब पता चला कि अब देश में राजतंत्र नहीं है, अब देश में क्या है? लोकतंत्र। और उनके जो पिताजी हैं वो अब राजा नहीं है, उनके पिताजी अब राज प्रमुख है। उनके पिताजी क्या है? अब भवानी सिंह अब राज प्रमुख है, उनके पिताजी, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, इसलिए राजकुमार का तो कोई रोल ही नहीं है। वरना तो पहले यह था कि राजकुमार शासन संभालेगा, तो राजकुमार तो अब का भाई अब क्या करोगे? तो भवानी सिंह ने कहा इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। पहले जब राजा महाराजा थे, पहले राजा थे तो जयपुर की सेना में लड़ने के लिए जाते, अब हमारा देश भारत है तो किसकी सेना में लड़ने के लिए जाएंगे? इसलिए भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। और उनके वो किससे और, इंडियन आर्मी में कभी सैलरी वैलरी और नहीं ली, और हमेशा वो भाई देश के लिए लड़ने के लिए सैलरी किस बात की होती? पहले जयपुर के लिए लड़ते थे, सैलरी थोड़ी लेते थे। इंडियन आर्मी के लड़ेंगे, यहाँ पे कौन सी सैलरी ली जाती? अब एक बंदा इंडियन आर्मी के अंदर मेजर है, भवानी सिंह, जो जयपुर का राजा है। भवानी सिंह की इनकी मान सिंह की डेथ होती है 1970 में मान सिंह की डेथ है। अगला राजा कौन घोषित किया जाता है? भवानी सिंह। अब भवानी सिंह को एक साथ दो ऑर्डर मिलते हैं। एक ऑर्डर यह है कि आपके प्रीवी पर्स समाप्त किए जाते हैं। एक ऑर्डर यह है कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ चुका है, हमें बांग्लादेश बनाना है, इसलिए आपको जैसलमेर जाके लड़ना है। कहां जाके लड़ना है? एक आदमी के पास एक ही सरकार के दो पैगाम है। सरकार करिए तुम्हें आज के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी, सरकार करिए तुम इंडियन आर्मी में मेजर हो, इसलिए लड़ने के लिए कहां जाओ? जैसलमेर। उसने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने कहा है प्रीवी पर समाप्त, सरकार ने कहा लड़ना है, ये धार में कर में करते हुए लड़ेंगे। इसलिए राजा जाके जैसलमेर वाले बॉर्डर पे बैठ गया। 71 वाले युद्ध के अंदर यूं दिमाग में था इंडियन गवर्नमेंट के कि पाकिस्तान तीन तरफ से हमला करेगा, एक पंजाब की तरफ से, एक बंगाल की तरफ से, एक जैसलमेर की तरफ से। तीन ही बॉर्डर है अपने, तीन बॉर्डर खुल रहे हैं। इसलिए बंगाल की तरफ से तो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बनाना है, वहां तो लड़ाई होगी, और बंगाल का दबाव कम करने के लिए कि इंडियन आर्मी जब बंगाल जाके लड़ेगी तो पाकिस्तान हारेगा, तो पाकिस्तान को लगेगा इंडियन आर्मी की संख्या कम की जाए, इसलिए पाकिस्तान पंजाब साइड से हमला करेगा ताकि आधी सेना किधर लगाई जाए? पंजाब। वो जैसलमेर की तरफ से हमला करेगा ताकि आधी सेना कहां लगाई जाए? जैसलमेर। इसलिए बंगाल पे दबाव कम होगा और वो बांग्लादेश को आजाद होने पर हमारे पहले प्लानिंग थी, हमने पहले तीनों बाउंड्री एकदम सिक्योर कर रखी थी। पाकिस्तान ने दो तरफ से अटैक मारा, बंगाल पे तो चल ही रहा था, उसने पंजाब की तरफ से अटैक किया, जैसलमेर की तरफ से उसने अटैक किया ही नहीं। तो भवानी सिंह बैठे बैठे परेशान हो गए, इसलिए भवानी सिंह ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। मुझे वो इंडियन आर्मी का फोटो बड़ा शानदार लगता है। एक पुलिस थाना है, पुलिस थाने के आगे एक जीप खड़ी है, एक इंडियन सोल्जर जीप के ऊपर बैठा बैठा चाय पी रहा है। इधर एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ लाहौर 17 किलोमीटर, हम अंदर तक थे। और भवानी सिंह ने तो इस साइड के अंदर कई बैंकों पे कब्जा किया था, बैंकों पे कब्जा किया। वो किया इधर पाकिस्तान का एक जिला है, मैं इसका नाम भूल रहा, छाछरो, पाकिस्तान का एक जिला है छाछरो, इस पूरे जिले पे कब्जा कर लिया। छाछरो जिला था, छाछरो में पूरे में हमारा कब्जा है, तो छाछरो हमारा है। इवन छाछरो में इंडियन गवर्नमेंट अपना कलेक्टर बिठा दी थी, कैलाशदान उज्जवल हमारे पहले कलेक्टर थे वहां छाछरो के अंदर। 71 के अंदर हम एक पूरा डिस्ट्रिक्ट कब्जे में करते हैं। दिक्कत यह आई कि भवानी सिंह से युद्ध समाप्त होने के बाद पूछा गया कि तुम किससे पूछ के पाकिस्तान में घुसे? उसने कहा पूछना किससे, तुम यार इंडियन आर्मी के मेजर हो, तुम्हारे ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल कई होते हैं, उनसे पूछते। उसने कहा मैं राजा हूं और मैं जा सकता हूं कहीं भी। इसलिए भवानी सिंह जी को बाद में भारत सरकार ने, इंडियन आर्मी ने कहा घर जाओ राजा जी, आज आपके जी में बेटे बेटे की पाकिस्तान की तरफ जाना, कभी जी में आ जाएगी दिल्ली में प्रधानमंत्री को उठाते हैं तो तुम यार लफड़ा कर दोगे। इसलिए भवानी सिंह जी को घर भेजा गया और भवानी सिंह जी को मेडल दिया गया, महावीर चक्र। क्या दिया गया? तो मुझे याद है भवानी सिंह जी जब एक्सपायर हुए थे तो अखबार में आया था नहीं रहे महावीर, कि जिनको महावीर चक्र मिला हुआ था वो अब नहीं रहे। 72 में पाकिस्तान हमसे एक समझौता करता है, शिमला समझौता। कौन सा करता है?
शिमला समझौते में पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए आते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो हाथ जोड़ता है, मैडम ये छाछरो वापस दो, मेरी बेइज्जती हो रही है कि वहां लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया ने कब्जा कर लिया और तुम एक जिले का क्या करोगे, इसलिए इंडिया वालों ने उनको छाछरो वापस दे दिया। लेकिन 76 महीने तक छाछरो हमारा था, छाछरो उनको वापस भी दिया। तो हमारे कलेक्टर साहब की ऑफिस के जो भी लोग वापस आए तो वो नेम प्लेट उतार के लाए जिसमें लिखा होता जिला छाछरो, नीचे लिखा होता भारत सरकार। वो आज भी अपने वॉर म्यूजियम के अंदर रखी हुई, जिससे पता चलता है कि 71 में हमने 6 महीने के लिए सही किस पे कब्जा कर लिया था। वो कब्जा करने वाला अपना कोई बंदा था तो कौन था? आर्मी के जो रिटायर हो गए आप घर जाओ। ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी रिटायर हो गए थे। फिर मैंने दिन आपको बताया था कि भारतीय सेना श्रीलंका गई थी और श्रीलंका में हम हार गए थे। मैंने बताया थी लिट्टे के खिलाफ हमारी जब इंडियन आर्मी का मोरल बहुत डाउन था, इंडियन आर्मी की लिट्टे के खिलाफ पार नहीं पड़ रही थी बहुत ढंग से वहां पर, और सबसे बड़ी बात है हम अपनों से लड़ रहे थे, लिट्टे वाले हमारे हम अपने, तो वो मामला बहुत गंभीर हो गया था और इंडियन आर्मी बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आर्मी को पूछा भाई अब क्या किया जाए। आर्मी ने कहा साहब एक ऑफिसर उसको वापस बुलाया जाए, वो मोरल अप कर सकता है। इसलिए ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल होगा कि भवानी सिंह जी को इंडियन आर्मी ने दोबारा बुलाया। वो मेजर थे, 16 साल बाद वापस इंडियन आर्मी में गए। इस बार उनको रैंक दी गई ब्रिगेडियर्स। रिटायर आदमी को वापस बुलाया गया, श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में वो वापस हालात सामान्य करते हैं, वापस बुलाया जाता है। हालांकि बाद जयपुर से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से चुनाव हार गए थे, तो चुनाव तो बाद में यहाँ पे हार जाते हैं, लेकिन बाद में भवानी सिंह वापस जा गए थे। तो कोई अपना कोई राजा जो बाद में इंडियन आर्मी में इस कदर इन्वॉल्व हो गया था, वो कौन था? कौन था? भवानी। तो 75 में इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाती, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी ने वे लोग जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे उन सबको गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस के खिलाफ वो सारे गिरफ्तार किए गए। तो यहां पर भवानी सिंह की जो मां है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, गायत्री देवी। राजा मान सिंह की 3 रानियां थी, तो सबसे जो छोटी रानी थी वो गायत्री देवी थी, भवानी सिंह की सौतेली मां थी। तो गायत्री देवी को गिरफ्तार किया, भवानी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और भवानी सिंह को गिरफ्तार करके भी जेल में डाल दिया। उस समय इंदिरा गांधी पे 2 दबाव आए। एक तो इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी ने कहा हमारे इतने ऑनरेबल ऑफिसर को तुम जेल में कैसे डाल सकते हो, तो इसको बाहर निकालो वरना इंडियन आर्मी रिवोल्ट पे आ जाएगी। तो सरकार को डर लगा कि यार आर्मी ऐसी धमकियां कभी नहीं देती, आर्मी धमकियां दे रही है इसका मतलब लफड़ा है कुछ ना कुछ। एक फोन लंदन से आता है, लंदन से एक बंदा फोन करके इनको भारत सरकार को कहता है कि मैंने मिला है इन राजाओं को, मैंने कहा था इन राजाओं को कि तुम इंडिया के अंदर शामिल हो जाओ और तुम्हें इंडिया में और कुछ मिले ना मिले इज्जत पक्की मिलेगी, और तुम एक राजा को ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकते हो, जेल में कैसे डाल सकते हो। तो बाद में भवानी सिंह बाहर निकाला गया। लंदन से वो बंदा जो फोन कर रहा था उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बंदा है? इस फोन के थोड़े दिनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे स्कॉटलैंड, शायद स्कॉटलैंड के वो कुछ आतंकवादी थे जिन्होंने माउंटबेटन को एक बम धमाके में उड़ा दिया था। माउंटबेटन अपनी जिंदगी का लास्ट काम यही करके गया था कि भवानी सिंह को जेल से बाहर निकाल के गया था। तो बड़ी वो रोचक कहानी है भवानी सिंह वाले। यार एक बंदे, मैं कहता हूं आज अपने को कहा जाए, एक तरफ तो कहा जाए कि भाई साहब तेरे को ये सुविधाएं समाप्त की जाती है, और फिर कहा जाए लड़ने जाए, तो एक बार दिमाग कराओ क्यों जाए रे लड़ने, जब तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो मैं तुम्हारी तरफ से क्यों लड़ूं। और तो आदमी नहीं, लड़ लेंगे, लड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं। और 71 का वॉर तो वैसे भी याद रखना, भारत ने आज दिन तक भारत का जो सबसे बड़ा युद्ध जीता है वो कौन सा जीता है? 70। और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है जिसमें हमने 93,000 फौजियों को एक साथ सरेंडर करवाया। पाकिस्तान के कितने फौजी एक साथ सरेंडर कर? 93,000 फौजियों ने घुटने टेके, काली गाय है। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है पाकिस्तान का 93,000। तो इस बार क्या अपने 2020 वर्ल्ड कप में आपको पता हो तो अपने हारे थे, इंग्लैंड से हारे हम, है ना, इंग्लैंड से हारे। तो हम पाकिस्तान इंग्लैंड में फाइनल हुआ, पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल हुआ, तो हम इंग्लैंड से वो 10 विकेट से हारे थे। इंग्लैंड ने को रन बनाए थे, हमने रन बनाए थे 162 163 या 165 जीते थे, और इंग्लैंड का एक भी आउट नहीं बार वो जीत गए। इससे पिछले वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हमको 10 विकेट से हराया था, हमने 152 बनाए थे और बाबर आजम और रिजवान दोनों अकेले 152 बना गए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मति खराब हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया कि फाइनल किसके बीच था, पाकिस्तान और इंग्लैंड। तो उसने लिखा कि फाइनल उन 2 टीमों के बीच में जिन्होंने भारत को 10-10 विकेट से हराया। तो उसने लिखा 165-0, 152-0, इनके बीच में क्या होगा फाइनल। वो टीम जिसका 165 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, वो टीम जिसका 152 पे भी एक विकेट नहीं गिरा, दोनों भारत को हराती है, उनके बीच में क्या होगा फाइनल। अपने एक सरदार जी तो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए, शाम को 8 बजे के बाद उन्होंने कोई ट्वीट देखा और जनरल साहब का दिमाग खराब हुआ। जनरल साहब ने उसके नीचे रीट्वीट किया, यस ये जो तुम कह रहे हो ऐसा रिकॉर्ड है,
पर मुझे लगता है कि 93,000 ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूट पाएगा। 93,000 के कपड़े खुल लिए थे तुम्हारे यहां पे, तुम भागे थे यहां से चप्पलें हाथ में ले गए, ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने हाथों हाथ अपना ट्वीट डिलीट किया। अरे बेइज्जती करेंगे बेटे, सरदार जी फॉर्म में आए हुए। तो 71 की वॉर में जब हम 3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, पंजाब, बंगाल, जैसलमेर। जैसलमेर पे लड़ रहा है जयपुर का राजा भवानी सिंह। बंगाल वाले फ्रंट पर हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल को भेजा हुआ है, सगत। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल सगत, जिनके नाम पे जयपुर में चौक है, सगत सिंह चौक। और मेघना नदी है वहां, ढाका के पास में एक नदी पड़ती है मेघना। तो कहा गया था मेघना 10 बजे तक पहुंचना है आपको, और 10 बजे के बाद में मैं ऑर्डर दूंगा। ऊपर से जो उनके ऊपर जो अफसर थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। जग्गी की बहुत शानदार फोटो है, जिसमें कभी आपने एक फोटो देखी हो तो इधर जग्गी बैठे हैं अपने, जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हैं, इधर पाकिस्तान का कमांडर बैठा है नियाजी के, नियाजी बैठा हुआ है यहाँ पे, और नियाजी साइन कर रहा है कि पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है। तो जो सरेंडर करवा रहे हैं वो अपने जग्गी थे, जगजीत सिंह अरोड़ा थे। तो जग्गी ने कहा कि भेजा सगत को कि जाओ सगत, और मेघना पर 10 बजे तक सुबह पहुंचना है अपने को। ठीक है, अपने सगत सिंह पहुंच गए मेघना पर 8 बजे। 8 बजे पहुंच गए तो कहा अब क्या करें, 2 घंटे बैठे रहे? कहा ना ना, मेघना क्रॉस करते हैं। तो ये रातों रात वो उसी टाइम 2 घंटे के अंदर अंदर मेघना क्रॉस कर गए, और मेघना क्रॉस करके चले गए ढाका, और ढाका पे कब्जा कर लिया। भाई साहब, जिस दिन हमने ढाका पे कब्जा किया था ना, तो बांग्लादेश की ढाका की जो कॉलेज की लड़कियां थी, उन्होंने क्या हमारे सैनिकों को पपियां झपियां दी, यूं गले लग रहे थे सारे के सारे। आपने हमें आजाद करवाया, थैंक यू थैंक यू। और अपने सैनिकों को अजीब लग रहा था, अरे ये क्या चल रहा है हमारे साथ। सगत कब्जा करते हैं, सगत के कब्जा करने के बाद सगत मैसेज करते हैं जग्गी को, और जग्गी कहते हैं कि जग्गी हमने कब्जा कर लिया। और जग्गी ने उधर कहा कि क्यों कर लिया, मैंने जब कहा था कि मेरे कहे बिना नहीं जाना, तुम गए क्यों? तो साहब हम 2 घंटे पहले आ गए थे, करते क्या हम? तो कहा वापस जाओ। सगत के उधर से शब्द थे, मैं 2 ही सूरत में वापस जा सकता हूं, या तो मुझे गोली मार दो, या इंदिरा गांधी कह दे तो वापस चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री का ऑर्डर आ जाए तो जग्गी ने कहा मैं प्रधानमंत्री से कहलवा दूंगा। जग्गी ने इधर मैसेज भेजा प्रधानमंत्री के पास, साउथ ब्लॉक दिल्ली का एक मीटिंग चल रही है, मैडम इंदिरा गांधी बैठे हैं, इधर बाबू जगजीवन राम देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं। बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है। इंदिरा गांधी कभी हंसते नहीं थे, बहुत यूं वैसे ही खड़ूस टाइप के रहते, और शायद महिला नेता जितनी भी होती है सारी ऐसी होती है। इसका कारण ये एकमात्र ये जो तुमने हा हू किया, कि महिलाओं को लगता है कि यदि वो खड़ूस नहीं भी तो लिचड़ ऐसे करेंगे। इसलिए हर महिला नेता, जितनी महिला नेता, वो बोले वसुंधरा जी देख लो, वो बोले आपके ममता बनर्जी देख लो, वो बोले जयललिता देख लो, वो बोले मायावती ने जब मुख्यमंत्री थे एक भी पुरुष अधिकारी को कभी चेयर पे नहीं बैठने दिया, खड़ा रहे ताकि तेरी औकात पता रहे। मैं कल सिंगल बैठूंगी, बाकी सारे खड़े रहेंगे, क्योंकि महिलाएं जानती है कि पुरुष लिचड़ है, लिचड़ था, लिचड़। तो इंदिरा नहीं, तो ये तो आप खुद का बिहेव देखो ना, कि यदि क्लास को इस प्रकार अलग अलग बिठाना पड़ता है, इसका मतलब एकमात्र कारण तुम और तुम हो। यदि एकमात्र, भाई मैं अभी भी कल परसों हम बात कर रहे थे कि यार हम कहां जा रहे हैं और हम ऐसे अलग अलग क्लास में कैसे बिठा सकते हैं, हम परसों ऑफिस में बात कर रहे थे, मगर कोई अपने पास तरीका नहीं बचा है। हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि लड़के सुधर सकते हैं, पर ऐसी उम्मीद हमें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आती। हम अलग अलग बिठाते हैं, उसके बावजूद यदि लड़कियों की शिकायत यह है कि लड़के हमें घूरते हैं, लड़के हमें टच करते हैं, तो इसका मतलब या तो हमें सेक्शन ही अलग कर देने पड़ेंगे, या अपने पास यही तरीका बचा है। लड़के यदि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ये लड़कों पे कलंक है, सिवाय साथ में मेरे कि मैं पुरुष प्रजाति में आपके शामिल हूं और हम बहुत गलत तरीके से जा रहे हैं। तो ये महिला अफसर जो भी होगी वो इस प्रकार करेगी, तो आप तो खुद जब आरएस बनोगे, यदि आपके ऊपर कोई महिला आईएएस आ गई, वजह आपको एहसास कराएगी कि तुम क्या चीज हो, तो बाद उस मैडम से डर के रहना पड़ता है हमेशा। तो इंदिरा गांधी वैसे खड़ूस टाइप के, तो इंदिरा गांधी बैठे हैं, एक पर्ची आती है कमरे में, आईएएस को मिलती है, आईएएस अगले आईएएस को देता है, आईएएस बाबू जगजीवन राम को देता है। बाबू जगजीवन राम पर्ची को देखते हैं, चश्मा उतारते हैं, इंदिरा गांधी की तरफ धीमे से पर्ची करते हैं। इंदिरा पर्ची देखती है, पर्ची पे 2 शब्द लिखे हुए केवल, ढाका कनकर्ड, ढाका जीत लिया गया। इंदिरा गांधी को पहली बार किसी ने नाचते हुए देखा था, साउथ ब्लॉक में इंदिरा गांधी डांस कर रहे थे कि हमने ढाका जीता है। पहली बार हमने एक देश के 2 टुकड़े कर दिए थे 16 दिसंबर 1971, और टुकड़े करने वाला अपने राजस्थान का एक ऑफिसर था सगत। पंजाब वाले बॉर्डर पे
पंजाब वाले बॉर्डर पे फिर हमारे राजस्थान का ऑफिसर लगाया गया था हणूत, लेफ्टिनेंट जनरल हणूत। बसंतर नदी है, बसंतर, पाकिस्तान ने बसंतर नदी के अंदर लैंड माइन्स बिछा दी थी कि इंडिया का जो भी कोई टैंक आएगा वो लैंड माइन से उड़ जाएगा। और जैसे हम पहुंचे वापस, ऊपर वाले अफसर ने कहा, अफसर को ऑर्डर दिया कि तुम बसंतर नदी क्रॉस नहीं करोगे, और हमारे अफसर ने, जो हमारा ऑफिसर था, उसने कहा बसंतर क्रॉस की जाए। कहा जब लैंड माइन्स है, कहा मेरी देवी से बात हुई, लैंड माइन्स नहीं चलेगी, एक लैंड माइन्स नहीं चलेगी। हम पाकिस्तान के अंदर घुस चुके, हम 3 फ्रंट पे लड़े, तीनों पे हमारे ऑफिसर थे। मुझे कई बार लगता है यार, राजस्थान का बच्चा ये नहीं जानता कि 71 का पूरा वॉर हमारा जीता हुआ है, सारे के सारे फ्रंट पे हम ही हम लड़ रहे थे उसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूं कि 712 से लेकर आज दिन तक ये जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा के अंदर सर्वाधिक किसी का योगदान है तो किसका है? कल पढ़ेंगे बात। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का इलीगल कब्जा उस पर। बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजाद छोड़ा था। जैसे भारत है, जैसे पाकिस्तान है, वैसे एक इलाका कौन सा होगा? लेकिन पाकिस्तान के बीच में पड़ता था, इसलिए पाकिस्तान उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर गया, बलूचिस्तान पर। इसलिए बलूचों की आज भी मांग है कि हम पाकिस्तान के अधीन, हम पाकिस्तान से अलग होंगे। इसलिए बाकायदा बलूचों ने अपनी पूरी आर्मी बना रखी है, बलूच आर्मी। बलूच आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती है, पिछले 75 सालों से वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बाकायदा बलूच अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं अलग से, बलूच गवर्नमेंट, बलूचों का राष्ट्रपति, बलूचों का प्रधानमंत्री, बलूचों का विदेश मंत्री, सारे बनाते हैं वो। लेकिन वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे रहते हैं स्वीडन। कहां रहते हैं? क्योंकि यदि कोई बंदा बलूचिस्तान में बैठ के कहे मैं बलूचिस्तान का राष्ट्रपति हूं, तो पाकिस्तान वाले कल उठा के फांसी लगाए। तो कैसे बन सकता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति एक होगा, बलूचिस्तान का अलग थोड़ी होगा। इसलिए वो कहां रहता है? स्वीडन। तब दूसरा है कि वो स्वीडन क्यों बैठा है? उनका यह कहना कि आज नहीं तो कल हम बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे, और जिन आजाद करवाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं यहां बैठ के बाकी देशों से बातचीत कर रहा हूं कि हमारा साथ दो और हमें पाकिस्तान से क्या करवाओ। और कोई देश उनका साथ ना दे, एक देश उनका तन मन धन से साथ देता है, भारत। कौन सा दे रहा है? हम बलूचों की लड़ाई में बहुत अच्छे से साथ में हैं। बलूच अच्छे हैं, लड़ने में भी अच्छे हैं। मुझे याद है लगभग 2-1 साल पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की आर्मी के 12 बड़े कमांडर बैठे थे। बलूचों ने नीचे से मिसाइल लगाई, उड़ा दिया, हवा में रह गए 12 के 12 कमांडर एकदम। अभी 6-7 महीने पहले बलूचों की एक लड़की, शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी, बम बांधती है, कराची के एक पुलिस मुख्यालय के अंदर घुसती है, पूरा का पूरा मुख्यालय उड़ा गई। सुसाइड बॉम्बर थी, बलूच लड़की थी, पूरा का पूरा उड़ा गई। अभी 2-3 महीने पहले एक बलूचों ने और कार्रवाई की, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर बलूच एक और बड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने, उनके साथ तन मन धन से साथ। 15 अगस्त 2015 की बात है। मोदी जी अपना पहला भाषण दे रहे थे लाल किले से प्रधानमंत्री बनने के बाद, और भाई रो रो में बोल गया, और भाई ने कहा कि भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन न केवल भारतवासियों को बल्कि बलूचिस्तान वासियों को भी हार्दिक बधाई है, आजादी की हार्दिक बधाई हो। तो पाकिस्तान ने हाथों हाथ ऑब्जेक्शन किया कि भाई बलूचिस्तान को किस बात की बधाई, तुम तुम्हारी बधाई खुद के पास रखो। हमने तो कहा सॉरी सॉरी, ऐसे हो गया ऐसे। जैसे ही इधर अपने बधाई दी गई, बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति कहां पर रहता है? स्वीडन। उसने हाथों हाथ ट्वीट किया कि भारत के यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई, दामोदर भाई मोदी ने हम बलूचिस्तान वासियों के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के जो लड़ने की बात कही है, हम हृदय की अनंतम गहराइयों से उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह बलूचिस्तान फतेह होगा, और जब बलूचिस्तान को जीत लिया जाएगा, बलूचिस्तान पर हमारा कब्जा होगा, तब भारत हमारा बड़ा भाई होगा। हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमने भी कहा आमीन। बहुत जल्दी ये बात क्या हो जानी चाहिए पूरी। तो हम बलूचिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से क्या हो जाना चाहिए? कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा, कोई भी देश किसी दूसरे देश का शोषण, यदि पाकिस्तान बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ है, बलूचिस्तान के। और बलूचों का आजाद होना चाहिए, तो बलूच आजाद होंगे। आज अपनी जिंदगी में देख के जाएंगे बलूचों क्या मिल जाएगी आजाद। वैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे, इतना मंगता हो रखा है आजकल, तो हालत ही खराब हो रखी है ना। थोड़े दिन पहले कोई भैंसे बेची थी, है ना, अखबार में आया था, गधे बेचे, भैंसे। भाई वो अपने ना घर में जब ज्यादा टोटा आ जाता ना,
भाई किसान है ना, कभी भी अपने पशु नहीं बेचता। वो पशु जो दूध दे रहे होते हैं, किसान को लगता है भाई टाबर दूध तो खाएंगे और कुछ होगा नहीं होगा, पर जब लास्ट में लग जाएगी भाई और कुछ अपने पास चारा बचा नहीं, तो बिना दूध के रह लेंगे, इज्जत तो बचे। तब अपने कहते हैं गाय भैंस बेच दो, जो रुपए होंगे तो गाय भैंस वापस लेके आ जाएंगे, इज्जत बचाने के लिए होती है। तो पाकिस्तान भैंस बेचने पे आ गया, इसका मतलब नागा तो हो ही गया। और कोई देश भैंस बेच की इकोनॉमी कैसे चला सकता है? मतलब इंडियन इकोनॉमी में कोई बात होती है कि साहब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन ये आ गई, वो ऐसी बात नहीं, वो भैंस बेच दो अपने। वो अलग खेल रहे हैं भाई साहब। तो पाकिस्तान ने एक हमला किया बलूचिस्तान पर, और पूरे बलूचिस्तान पर क्या कर लिया? कब्जा। पाकिस्तान ने एक हमला किया कश्मीर। कहां पर हमला किया? कश्मीर के अपने कंडीशन और अलग। कश्मीर अपने ऊपर वाली साइड में, और कश्मीर के राजा है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह को ऐसा लगता है कि ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा ना मैं पाकिस्तान, और मैं कश्मीर को क्या रखूंगा? आजाद। फिर क्या करोगे भाई? कश्मीर को आजाद रख लोगे? उनका यह था कि भाई कश्मीर की बाउंड्री ऊपर से लगती थी रसिया से, है ना, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान बने नहीं थे तो रूस से बाउंड्री लगती है, एक बाउंड्री लगती है उनकी अफगानिस्तान से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी पाकिस्तान से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी इंडिया से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी तिब्बत से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी चाइना। उनका मानना यह था कि 6 देशों के साथ हमारी बाउंड्री है, और कश्मीर बहुत सुंदर है, ये 6 देश हनीमून मनाने के लिए कहां जाएंगे? और अरे ओ ले चढ़ो उधर बढ़ो, कौन? अरे वो हा हु कर रहा है, क्या खिला के भेजा था? तो कहा ये 6 देश घूमने के लिए कहां आएंगे? अपने। और आज मैं कहता हूं यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड, उसकी इनकम का सोर्स क्या है? टूरिज्म, जबकि वो इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर हमारा कश्मीर है। तो कश्मीर को लगता था यार केवल टूरिस्ट आ जाएंगे ना तो भी अपनी तो पार पड़ जाएगी। और फिर अपने जो सेव भी होते हैं, बादाम भी होते हैं, अखरोट भी होता है, अपने लकड़ियां भी अच्छी होती है ना, केसर होती है, इन सबको बेच बाच के अपने देश की इकोनॉमी तो चल। तो उस आदमी को लगता था यार अपना ठीक है, तो उस आदमी ने कहा न तो भारत में शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, कश्मीर क्या अलग से देश, ठीक है। अब पाकिस्तान इधर कश्मीर पे हमला करता है। पाकिस्तान जब कश्मीर पर हमला करता है तो कश्मीर के राजा ने अपनी आर्मी को कहा कि जाओ और जाके पाकिस्तान से लड़ो, पर कश्मीर की आर्मी पाकिस्तान से मिल गई जाके। कश्मीर की आर्मी किससे मिल गई? तो कश्मीर के राजा को समझ में आया कि गलत ले लिया पंगा, अब पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कश्मीर का राजा भाग के आता है नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को आ कहता है कि नेहरू जी सहायता करो, पाकिस्तान हम पर कब्जा कर लेगा। नेहरू जी ने कहा भाई तुम संप्रभु राष्ट्र हो, तुम जानो और पाकिस्तान जाने, हम इंटरफेयर क्यों करें? हमने पहले कहा था हमारे में शामिल हो जा, तू शामिल नहीं हो रहा था, अब तू जाने तेरा काम कर। तो उसने कहा अब शामिल हो जाऊंगा, कागज लाओ कागज फटाफट, और उसने कर दिए साइन। इसका मतलब कश्मीर हम में शामिल हो गया। अब कश्मीर शामिल हो गया तो कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? भारत। तो भारत ने अपनी आर्मी भेजी कि भाई पाकिस्तान की आर्मी आ रही है, रिटेलिएट करो उसको। पाकिस्तान की आर्मी यहां तक पहुंच गई, तब तक इंडिया की आर्मी गिर, इंडिया की आर्मी ने जाके पाकिस्तान की आर्मी को यहीं रोक दिया। बस हमने ये गलती की, हमने उनको रोका, कश्मीर में आगे नहीं आने दिया। उस दिन हमें करना यह चाहिए था कि जितने भी उन्होंने कब्जा किया था उनको बाहर निकालते। मैं कहता हूं कोई प्लॉट यदि अपने को बेचा जाता है, एक मालिक ने एक प्लॉट अपने को बेचा, उस प्लॉट पे यदि गुंडा कब्जे कर गए तो अपनी जिम्मेदारी है ना गुंडों को बाहर निकाला जाए। कश्मीर के राजा ने कश्मीर भारत को दे दिया, ये भारत की जिम्मेदारी है कि यदि कश्मीर पे गुंडों ने कब्जा किया तो उन गुंडों को वहां से। पर हमारी भी गलती नहीं थी, हम नए नए आजाद हुए थे, हमें लगता था यूएनओ में इस मैटर को लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? नया नया यूएनओ बना था 1945 में, यूएनओ कह रहा था कोई भी 2 देश लड़ना मत, हमसे पूछना, हम लड़ाई सुलझा देंगे। हमें भी लगा नए नए आजाद में लड़ाई करने में कोई मतलब नहीं है, हम इस मैटर को कहां ले जाएंगे? यूएन। और हमें लगता था यूएनओ बहुत शांति प्रिय, यूएनओ बहुत निष्पक्ष है, यूएनओ अपने पक्ष में फैसला देगा, हम यूएनओ गए। यूएनओ अलग बैटिंग कर रहा था। यूएनओ का यह कहना था कि जहां के लोग जिस देश के साथ रहना चाहते हैं उनको उस देश में छोड़ दो। तो यूएनओ में जैसे मैटर लेके गए, हमने कहा साहब ये मामला है। तो यूएनओ ने कहा ठीक है नेहरू जी, कश्मीर के लोगों से पूछते हैं, यदि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो भारत में मिला देंगे, और यदि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो। नेहरू जी बहुत ढंग से जानते थे कि सारे पाकिस्तान में जाएंगे, इसलिए नेहरू जी ने कहा हम नहीं खेल रहे, और नेहरू जी ने कहा हम इस मैटर को यूएनओ में समाप्त करते हैं, ये हमारा बाइलेटरल इश्यू है, द्विपक्षीय मुद्दा, हम दोनों के बीच की बात है, यूएनओ को इसमें टांग अड़ाने की कोई भी आवश्यकता। बस वो दिन है आज का दिन है, वो मैटर वैसे उलझ गया। वो आधे पे पाकिस्तान कब्जा कर गया, इसलिए अपने उसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर।
आधा अपने पास पड़ा है, उसको पाकिस्तान कहता है आईओ के, इंडिया ऑक्यूपाइड। हम कहते हैं कि कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा छुड़वाएंगे। पाकिस्तान कहता है इस पे भारत का कब्जा है, भारत का कब्जा छुड़वाएंगे। कश्मीर अलग खेल रहा है, वो कह रहा है हम आजाद है, हम दोनों में नहीं आएंगे। वो अलग प्रकार की बातें करने लग गया, इसलिए कश्मीर उलझ गया। धरती का स्वर्ग इन चीजों की वजह से बंट गया। वरना कभी अमीर खुसरो ने शायद इन्हीं जगह को देख के कहा होगा, गर फिरदौस बर्रू है जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। यदि दुनिया में कहीं पे स्वर्ग है तो यही है, यही है। और वाकई वो जगह थी, वो उस प्रकार की जगह थी, पर हमने इस आपसी मामले के अंदर उसको उलझा के रख दिया। पर मुझे पता नहीं क्यों पिछले साल 1.5 साल से भयंकर गट फीलिंग आती है कि कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है वो बहुत जल्दी हमारा हिस्सा होगा। मैं आर्मी के हमारे जो भी कमांडर्स वगैरह हैं उनके जब बयान वगैरह सुनता हूं, इधर मोटा भाई चलता है, कई बार बयान दे देता है, तो मोटा भाई के जब बयान देखता हूं तब मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ खिचड़ी पक तो रही है, और 2024 वाले चुनाव से पहले पहले कुछ तो ये करेंगे, है ना, वरना चुनाव नहीं जीत पाएंगे ना। मोटा भाई को चुनाव भी तो जीतना है ना 2024 में, तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। इसलिए मैं रात को जब सोता हूं तो मैं ये सोच के सोता हूं कि सुबह तक तो आ ही जाएगा। सुबह सबसे पहले मोबाइल संभाल के देखता हूं कि यार पीओ क्या आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मैं अगले दिन की आशा में फिर रहता हूं कि क्या पता कल आ जाए। आशाएं जिंदा है, हम कब्जा तो करें। तो बलूचिस्तान तो खा गया पाकिस्तान पूरा, कश्मीर खा गया। कश्मीर बलूचिस्तान से चलो हमारा कोई लेना देना नहीं, बलूचिस्तान को तो हम कहते हैं बलूचों को आजाद करवाना है, पर उसमें हमारा साथ है। पर कश्मीर हमारा है, कश्मीर को लेना है, कश्मीर को छोड़ना। कर्जा और बेर सपूत ही चुकाते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? बाप पे कर्जा है, बेटे सपूत होंगे तो चुकाएंगे, खुद को बेच के चुकाएंगे। यदि बाप पे कर्जा है और बेटा कह दे कि बाप तो मर गया अब कहां से दूं, तो कपूत है। सपूत बाप का नाम ही खराब किया। बाप की कोई दुश्मनी थी तो बेटे चुकाए। हमारी 3 पीढ़ी से दुश्मनी है, बीच वाली पीढ़ी ने नहीं चुकाई होगी, हम चुकाएंगे, हम नहीं चुकाएंगे तो अगली पीढ़ी चुकाएगी, अगली नहीं तो अगली चुकाएगी। 1000 साल लगे, 100 साल लगे, 50 साल लगे, 2 साल लगे, हमारी चीज दूसरा कब्जा करना। वरना आज साहब आपने आधा कश्मीर लिया है, कल आधा पंजाब लोगे, परसों आधा गुजरात लोगे। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा था, हमें मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान, एक हमला करता है कश्मीर, पाकिस्तान एक हमला करता है जैसलमेर। क्या हमला करता है? पाकिस्तान ने जैसलमेर पे हमला किया। इधर जैसलमेर पे हमला किया, जैसलमेर के राजा अपने जवाहर सिंह। कौन है? जवाहर सिंह ने जोधपुर के राजा को कहा, जोधपुर के राजा का नाम है हनुमंत सिंह। क्या नाम है? और हनुमंत सिंह को कहा कि यार हमारे पे तो पाकिस्तान अटैक कर दिया। तो जोधपुर के राजा ने कहा भाई चिंता मत करो, हम आर्मी भेज रहे हैं और पाकिस्तान को रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान को वापस भगाएंगे। जोधपुर ने अपनी एयरफोर्स उतारी, जोधपुर ने अपनी इन्फेंट्री उतारी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। आजादी से पहले जोधपुर राज्य में 12 हवाई अड्डे थे। भाई जोधपुर देश है एक। मैं कल ही हंस रहा था, कल कोई मेरे से मिलने के लिए आए हुए थे, उदयपुर से कुछ लोग आए हुए थे, तो मेरे कह रहे थे कि सर हम तो सेकंड टाइम ही जयपुर आए हैं, वरना जयपुर आए नहीं सर। एक बार पहले कभी आपका ही कोई कार्यक्रम था उसमें आए थे, आज आए हुए थे हमारे किसी कार्यक्रम में तो आपसे मिल लिए। तो मैं उनको हंस रहा था कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक देश से दूसरे देश लोग कितनी बार जाते हैं। पहले मेवाड़ एक देश था, जयपुर एक देश था, ठीक है। आज अपने को मिला दिए तब अपने को लगता है। यूरोप में ऐसे, यूरोप में अपना जो मेवाड़ था उतने में यूरोप के 5-7 देश आ जाते हैं, सर्बियान, बुल्गारियन, हर्जेगोविनान, बोस्नियान। 15-15 किलोमीटर में चेंज हो रहा है देश। 15 किलोमीटर इधर जाओ तो देश अलग है, 50 किलोमीटर इधर जाओ तो देश अलग है। वैसे वैसे अपने तो यार बड़े बड़े स्टेट थे, पूरे के पूरे देश है, पूरे के पूरे। इतनी इतनी जनसंख्या, इतनी इतनी इनकम है। मैं कहता हूं इतनी इतनी जनसंख्या आज भी यूरोप के कई देशों की नहीं है। तो ये 48 में लिए बैठे थे, 47 में लिए बैठे थे, तो मगर यार नहीं होता था आना जाना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जोधपुर एक पूरा स्टेट था, पूरा एक राज्य था। और भारत में कश्मीर और हैदराबाद के बाद मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। तो राजा ने अपनी एयरफोर्स भेजी, इन्फेंट्री भेजी। हालांकि जाके देखा कि इस साइड से हमला इतना कोई बड़ा नहीं था। पाकिस्तान के कुछ कबीलाई टाइप के लोग, पाकिस्तान एक बड़ी चालाकी दिखाई दी। बलूचिस्तान, कश्मीर, जैसलमेर में हमला उनकी सेना ने किया, लेकिन उनकी सेना एक जगह भी सेना के कपड़े नहीं पहन के। उनकी सेना वैसे ही जो नॉर्मल लोगों के कपड़े होते हैं आसपास में जो लोग पहनते हैं वहां के, वो कपड़े पहन के ही, ताकि अपने लोगों को कह सके कि भाई सेना ने हमला नहीं किया, जनता हमला कर गई, हम क्या करते हैं। यार जनता हथियार कहां से लाई?
वो भी मॉडर्न वेपन्स कहां से ले लेके आई। तो कस हमला तो पाकिस्तान की सेना का ही था, वो ओट लेना चाहते थे, वो ले लिया। वैसे मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान दुनिया की एकमात्र सेना है जिनकी ड्रेस सलवार सूट है। वो सलवार सूट रखते हैं यार, मगर ये वाली ड्रेस कब से है, पर है, अगलों की ड्रेस है तो है, जैसा जेंडर है वैसा ड्रेस भी हो जाता है। तो उसमें कोई गंभीर बात भी नहीं है उनकी, तो है वैसे ही है। तो उधर से हमला हुआ, तो जोधपुर की आर्मी गई और जोधपुर की आर्मी ने जाके पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेल दिया। तो पाकिस्तान ने कई थानों पे कब्जा किया था अपने, कुछ गायें भैंसें चुरा के ले गए थे और कुछ किसानों की फसलें उठा के ले गए थे। जैसलमेर में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था, कई गांवों पे कब्जा हुआ था उनका, लेकिन जोधपुर की आर्मी ने, जैसलमेर की आर्मी ने जाके उनको भगा दिया। जैसलमेर के राजा को तब जोधपुर के राजा ने कहा था कि मैं एक मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर आपके पास भेज रहा हूं, आप रॉयल फैमिली को लेकर जोधपुर आ जाओ, राजा रानी बच्चे आप सारे आ जाओ। तो जैसलमेर राजा ने कहा क्यों, कि वो पाकिस्तान का हमला हुआ है और खुदा ना खास्ता हम ना रोक पाए और पाकिस्तान की आर्मी यदि कब्जा कर लेती है तो सबसे पहले राजा को मारेगी, पकड़ के राजा को मारेगी, परिवार को मारेगी, इसलिए आप यहां आ जाओ। तो जैसलमेर के राजा का स्टेटमेंट है, नहीं सर, 1000 साल से हम इस जनता से टैक्स ले रहे हैं, यदि जनता मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। इस संकट की क्षण के, इस संकट की घड़ी के अंदर मैं जनता को छोड़ के, तब मुझे लगता है कि यार एक शासक का कैरेक्टर कैसा होता है। वरना यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हुआ, यूक्रेन वाला राष्ट्रपति कहां है पता ही नहीं चल रहा है ना। अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा, अशरफ गनी सबसे पहले देश छोड़ के भागा था। उस राजा का स्टेटमेंट था कि ना साहब मर जाएंगे, क्या होगा, मरेंगे, पर आज यदि मैं भाग गया ना, मैं खुद को मुंह कैसे दिखाऊंगा कि जो जनता मेरे को टैक्स दे रही थी उस पर जब दुख आए तब मैं वहां से भाग गया। वरना मुझे यह रहेगा कि साहब जनता लड़ रही थी, मैं लड़ा, जनता मरी तो। पर पाकिस्तान इतना कुछ कर ही नहीं पाई, साइड पे उनका हमला ज्यादा नहीं था, यहां से निकल गए।